स्कूल, ओके ठीक है। आई थिंक सबका इंट्रोडक्शन हो गया, कोई मिस तो नहीं किया मैंने किसी को? आई गेस किसी को मिस नहीं किया, राइट? सबका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं अभी आज जो ज्वाइन करेंगे, बाकी बच्चे हमारा नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेंगे शायद। और आपने देखा होगा आईआईटी के लिए छोटा ग्रुप बन रहा है, मुझे लगता है ये अच्छी बात ही है। इसलिए अच्छी बात है क्योंकि हमें आपके साथ बहुत ज्यादा काम करने को मौका मिलेगा। मैं अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स के क्लासेस में हम सबसे नाम नहीं पूछ पा रहे थे, एटलीस्ट मैं अभी आप लोग का नाम जानता हूँ, वो बहुत मजा आया, मुझे अच्छा लगा। अभी चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आईआईटी में मैथ्स और इन जनरल मैथ्स का क्या रोल है और आपको हम कैसे मैथ्स पढ़ाएंगे, और आज हम मैथ्स पढ़ना शुरू भी कर देंगे। सर हाँ हाँ इकरामुल बोलो। सर बुक्स आप लोगों से दिया जाएगा क्या स्टडी मटेरियल? जी, हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे। आपका आज सेशन होने के बाद ही आपको एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी जिसको हम बोलते हैं, आपको एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक हैंडआउट मिलेगा मैथ्स के ऊपर। और जो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है मैथ्स के लिए, जो भी एक्स्ट्रा बुक्स है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो हम सब आपको देंगे। आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा परचेज नहीं करना। आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो भी हम फॉलो करेंगे। बहुत जल्द ईद के जस्ट बाद चांद सर आप लोगों के साथ रहेंगे। चांद सर भी हमारे मैथ्स के टीचर हैं, वो भी आपके साथ ही रहेंगे, वो आपके सेंटर में रहेंगे और आपके साथ वो ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक बहुत छोटा ग्रुप है। हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हम ऑफलाइन स्टार्ट कर दें। तो आपको बुक्स और मटेरियल के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है इकरामुल? ओके सर अभी मैं, हाँ बोलिए सर, हमें हाँ तो जी। एनसीईआरटी का बुक्स भी मतलब अभी प्रोवाइडेड नहीं है क्योंकि अभी सर लॉकडाउन है। जी जी अलविज, अभी देखिए लॉकडाउन है और हम चाहते नहीं थे। ये मिला था स्कूल से। हाँ अभी लॉकडाउन है, रखिए उसको। अभी लॉकडाउन है और अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम खुद चाहते हैं कि जल्दी से लॉकडाउन का सिचुएशन हट जाए ताकि हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें। हमने ये हफ्ता क्यों क्लास स्टार्ट करना चाहा, क्या रीजन है हमने जल्दी स्टार्ट किया? हमने जल्दी इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम लोग एक दूसरे को जान जाए, हम अपना कोर्स को स्टार्ट कर सके एटलीस्ट। इसीलिए हम लोग, जो हमारी जो टीचर्स मेंटर्स की टीम है, वो खुद अपना डीपीपी का मटेरियल बना रहे हैं। आपको क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन फॉर्म ऑफ डीपीपी, वो हम आपको देते जाएंगे ताकि हमारा पढ़ाई को रोकना नहीं है। हम एक नेशनल कंपटीशन के लिए जा रहे हैं और हम उसमें, हमारा ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि लॉकडाउन है या हम आपको बुक्स नहीं दे पा रहे, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से सारा प्रोसेस स्लो हो गया है। तो हमने सोचा कि क्या मिनिमम हम कर सकते हैं ताकि हम अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके, तो इसीलिए वो किया। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपसे ज्यादा हमें चिंता है इस चीज को कि जल्दी से आपके पास बुक्स पहुंचे, जल्दी से हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करें, हम जल्दी से स्कूल में एक सेटअप कर रहे हैं। हम वो सारा, हम अपना प्रोसेस हम जितना फास्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी आपको ये महीने, ये हफ्ते के एंड तक, मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते के एंड तक, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा, एक मोबाइल ऐप, ताकि आप उस ऐप के थ्रू पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो वो हम सब इकट्ठा कर रहे हैं, हम पूरा एक्सेलरेट कर रहे हैं जितना भी कंस्ट्रेंट है। तो लेट्स सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू। आपको उन चीजों की कोई चिंता नहीं करनी है, आप मन लगा के क्लासेस अटेंड करिए, जो होमवर्क मिलता है वो कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में बैठिए। ये आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है? आई थिंक हमारे कुछ और स्टूडेंट आए हैं, जरा उनसे भी इंट्रोडक्शन ले लें। रेजौल हक, एक बार आप अपना वीडियो ऑन करेंगे और आप बताएंगे आप कहाँ से आपने क्लास 10th किया है और आप आईआईटी का एग्जाम क्यों क्रैक करना चाहते हैं। रेजौल हक, अच्छा वो नहीं बोल रहे हैं। आपको मेरा आवाज आ रहा है? नूरज जमान, नूरज जमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे? नूरज, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना बोल सकते हैं कि आप कहाँ से आपने स्कूलिंग किया है और आप क्यों आईआईटी का एग्जाम देना चाहते हैं। नूरज, ठीक है, चलिए अभी हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफी इंट्रोडक्शन हो गया है। अब देखिए, हम बात करेंगे पहले आज आईआईटी के एग्जाम के बारे में। आईआईटी के एग्जाम में आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है और आईआईटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स की जरूरत है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा आईआईटी का एग्जाम होता है, वो आईआईटी का एग्जाम हमारे अंदर क्यों मैथमेटिक्स को स्किल देखना चाहता है, राइट? व्हाई मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट।
आप लोग सबको एक स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर, यस आप सर। लोग को सबको स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, जी बहुत सर। बढ़िया। हाँ हाँ, तो अभी हम समझते हैं सबसे पहले कि वाई मैथमेटिक्स। आपके आईआईटी का जो इंस्टीट्यूट है वो आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम लेता क्यों है, और आपको किस लेवल तक का मैथमेटिक्स चाहिए होता है। आप लोग सब क्योंकि टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट हो, आप लोग को पता ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना होगा, मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के बारे में सुना होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना होगा, राइट। अभी आपने देखा होगा एक स्पेस क्राफ्ट जो जाते हैं हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो अलग अलग सैटेलाइट जाते हैं, अलग अलग रॉकेट जाते हैं, राइट। आप देखेंगे जो भी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जो भी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, सब टेक्नोलॉजी के बिहाइंड इट इज मैथमेटिक्स इज बिहाइंड ऑल अमेजिंग टेक्नोलॉजी, राइट। बिहाइंड ऑल द टेक्नोलॉजी। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा इसमें अजीब सा आएगा, हम नेक्स्ट 2 क्लास में वो ठीक हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स इज बिहाइंड ऑल द टेक्नोलॉजी। अगर आप एक अगर टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट हो तो वो सब पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स इज द फंडामेंटल थिंग जो सारे टेक्नोलॉजी के पीछे है, इसलिए मैथ्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी इंजीनियरिंग करिए, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हर इंजीनियरिंग के पीछे, राइट, हर इंजीनियरिंग के पीछे आपको मैथ्स इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल पार्ट, और इसके बिना आप इंजीनियर बन ही नहीं पाओगे, राइट। एक अच्छा मैथमेटिकल फाउंडेशन आपको एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनाएगा। मैथमेटिक्स का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि कुछ भी हमें प्रेडिक्ट करना है। आपने सुना होगा अभी हाल ही में कि कोविड का 3rd वेव आएगा, ऐसे सुना है आपने? कोविड का 3rd वेव आ सकता है। या आपने ये भी जी सर। सुना होगा पहले जब फर्स्ट वेव में थे हम लोग ये भी बोल रहे थे कि कोविड का 2nd वेव होगा, और लोग ये भी बोल रहे थे कि 2nd वेव में ये इतने केसेस हो सकते हैं। ये जो भी होता है चीजें, इसको हम एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ करते हैं। जहां पे भी आपका प्रेडिक्शन अवेलेबल है, जहां पे भी प्रेडिक्शन होता है कोई भी चीजों का, वहां मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, आपको कुछ भी प्रेडिक्ट करना है। मान लो आपको प्रेडिक्ट करना है कि आज बारिश आएगा कि नहीं आएगा, या कल बारिश आएगा कि नहीं आएगा। कोई साइक्लोन, आपने देखा होगा बहुत सारे साइक्लोन आते हैं, और न्यूज चैनल और वेदर फोरकास्ट का जो डिपार्टमेंट है वो 4-5 दिन पहले ही बोल देता है कि यहाँ पे एक साइक्लोन आने वाला है। उसके वजह से क्या होता है, वी हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, क्योंकि तो साइक्लोन आने से पहले ही हम उस जगह पे जहाँ साइक्लोन आने वाले हैं वहां से हम लोगों को इवैक्यूएट कर लेते हैं, और हमें प्रिपेयर कर लेते हैं हम कि कैसे साइक्लोन को बीट करेंगे नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि साइक्लोन को हम रोक पाएंगे, बट इन द टर्म्स कि कैसे हम लाइव्स एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स जहां पे भी प्रेडिक्शन होता है, नॉट ओनली विद इंजीनियरिंग बट ऑल्सो वेदर का प्रेडिक्शन, कोविड के जैसे केसेस का प्रेडिक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रेडिक्शन, फिनेंस का प्रेडिक्शन, राइट। हमारे इंडिया का ग्रोथ इकोनॉमिकली कैसे, कितना साल लगेगा हमें अगर हम इतने रेट से ग्रो कर रहे हैं, ये सब के पीछे फंडामेंटल सब्जेक्ट जो है आपका वो है मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो, जैसे मैंने आपसे जब हम लोग फिजिकली मिले थे तो हमने डिस्कस भी किया था कि जो मैथमेटिक्स है ये क्या करता है, जो आपका फिजिक्स है वो, मान लीजिए मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका और एक बॉल ऐसे ऊपर जाके ऐसे बॉल गया, राइट। अभी जो फिजिक्स है इसका, ये तो इनविजिबल है ना, बॉल तो जा रहे हैं, हमें क्या मालूम, बॉल को हमने फेंका, बॉल कूद गया। अब ये जो फिजिक्स में जो भी होता है वो इनविजिबल जो चीजें होती है, राइट, उसको विजिबल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है मैथमेटिक्स। किस सेंस में विजिबल, कि अब आप प्रेडिक्ट कर पाते हो कि अगर आपने एक बॉल को फेंका तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। जब भी आप एक बॉल को फेंकते हो, ऐसे बॉल को थ्रो करते हो, आप कैसे भी थ्रो करो वो हमेशा एक पैराबोला बनेगा, पैराबोला जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। तो आप ये सब प्रेडिक्ट कर पाते हो, इट इज बिहाइंड द फिजिक्स का। तो फिजिक्स के लिए आप फिजिक्स में आप पढ़ना शुरू भी कर दोगे, फिजिक्स के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स। ओके, इवन इन केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, आपने डिस्कस किया होगा केमिस्ट्री के क्लासेस में कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका एनालिसिस जो भी हम करते हैं केमिस्ट्री के माध्यम से, उसमें भी आपका फिजिक्स का, मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है, राइट, बिकॉज दे आर ऑल नेल्ड डाउन टू सम नंबर्स एंड सम एनालिसिस। सो आप देखेंगे मैथ्स का रोल बढ़ते ही जा रहा है। हम जिस 21st सेंचुरी में हैं वहां पे मैथ्स का रोल बढ़ते ही जा रहा है।
क्योंकि मैथ्स का रोल बढ़ते जा रहा है और आप क्योंकि एक प्रेस्टिजियस इंडिया के इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं IIT, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है कि आप वो मैथ्स सीखे जो इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छा इंजीनियर बनाएगा आपको। इसलिए अगर हमारा NCERT का लेवल ये है तो हमारा IIT का लेवल ये होगा, राइट? अगर यहाँ पे NCERT का लेवल है तो IIT का लेवल हमेशा ज्यादा होगा। ये सेम चीज एप्लीकेबल नहीं है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में, बट मैथमेटिक्स के लिए ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। इसलिए हम जो मैथमेटिक्स का पढ़ाई करेंगे हमें स्टार्टिंग से ही अपना लेवल अप करके चलना है, ओके? और हम जो पढ़ाएंगे आपको कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं भी सारा आपको साल भर का एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ NCERT हमारा फाउंडेशन हेल्प करेगा, बट वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। अब आप बोलेंगे सर RD शर्मा कर लेते हैं, RD शर्मा हो जाएगा, तो RD शर्मा इज समवेयर हियर, राइट? वी हैव टू गो बियॉन्ड इट, राइट? और ये पॉसिबल है, हमारे एक्सपीरियंस है टीचिंग का, आपको हम स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाएंगे कैसे आप उस IIT लेवल का मैथ्स को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया ये बात? इतना क्लियर है सबको? हाँ सर। अभी जो भी मैं बता रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप तुरंत उसका नोट्स भी बना रहे हो, राइट? आप सब चीजों का नोट्स बनाइए, बिकॉज एक टीचर आपको जब क्लास में बताता है तो वो बहुत सारी बातें बताता है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। सो काइंडली उनके नोट्स बनाते जाइए, जो जो आपको चीजें लगती है वैल्यूएबल वो आप लिखते जाइए, राइट? एंड एक अलग सा कॉपी डेडिकेट कर लीजिए मैथमेटिक्स के लिए। हम ये देखेंगे आपका कॉपी, क्योंकि उससे हमें काफी कुछ समझ में आएगा कि आप कितना ट्रैक में राइट जा रहे हैं, रॉन्ग जा रहे हैं। सिर्फ सुनना नहीं है लेक्चर को, आपको अच्छी चीजों को अपना नोट भी करते जाना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की पढ़ाई के बारे में, राइट? मैथमेटिक्स का JEE के पर्सपेक्टिव में क्या आपको स्किल्स एंड क्या आपको अप्रोच का जरूरत है, राइट? देखिए, मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें आपने अभी तक जो मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने वो पढ़ा है जनरल मैथ, राइट? आपको याद होगा आपकी बुक के ऊपर नाम लिखा रहता था जनरल मैथमेटिक्स, है कि नहीं? यस सर। राइट? और राइट सर। जनरल मैथमेटिक्स जो है वो हम सब स्टूडेंट के लिए बनाया हो गया है, करेक्ट? आपके जो स्टूडेंट अभी कॉमर्स में गए हैं, आपके जो फ्रेंड्स जो आर्ट्स लिए हैं, वो भी यही मैथ्स पढ़ा है, उन्होंने भी यही मैथ्स पढ़ा है, और आपने भी यही मैथ्स पढ़ा है, राइट? कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने, अगर आप असम बोर्ड से है क्योंकि मैक्सिमम, तो आपने, कुछ लोगों ने आपने एडवांस मैथ पढ़ा होगा, राइट? जी सर, मैंने पढ़ा है। अगर आपने एडवांस मैथ पढ़ा है तो ये आपको बहुत बहुत, हाँ, जिन्होंने भी पढ़ा है एडवांस मैथ वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे लगता है ये सेवा का वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो असम बोर्ड के अंदर है, सेवा के बोर्ड के अंदर है, वो है एडवांस मैथ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पढ़ा है उसका आपको फल जरूर मिलेगा इस 2 साल के प्रिपरेशन में। मैं भी असम बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी अपना मैथ में, और मुझे लगता है कि जब मैं JEE का प्रिपेयर कर रहा था मैं हमेशा से एडवांस मैथ मैंने पढ़ा हुआ था, इसलिए मेरा IIT में मैथ्स और फिजिक्स बहुत स्ट्रांग रहा और इसके लिए मुझे बहुत हेल्प भी मिला। इसलिए एडवांस मैथ्स अगर आपने पढ़ा है तो बहुत हेल्प करेगा, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, अभी तक आपने जनरल मैथ्स पढ़ा है, अब आपने 10th तक पढ़ा है, अब आप जैसे क्लास 11 में आ रहे हो आपने डिसाइड किया है कि आपको मैथ्स लेना है और आपने डिसाइड किया है कि आपका टारगेट JEE है, तो डेफिनेटली अब आप जो मैथ्स पढ़ोगे यू हैव टू लर्न द मैथ्स फोकस फॉर इंजीनियरिंग, राइट? इसलिए आपको ये समझना है कि आप जो भी मैथ्स पढ़ रहे थे उसका अभी लेवल अप होना ही है, राइट? आपको जंप लेना ही है, और जो यहाँ पे आपने मैथ्स पढ़ा है ये आपका एक फाउंडेशनल चीज है, आपको अब अपना लेवल बढ़ाना है टू गो टू दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ हायर मैथ्स, ओके? इसलिए आप जब पढ़ेंगे क्लास 11 का मैथ्स, आपको हो सकता है 10th में मैथ अच्छा लगा इसलिए आपने 11 में मैथ्स लिया, और कभी कभी 11 के कॉन्सेप्ट या 12 के कॉन्सेप्ट थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट यहाँ आपको पेशेंस रखना है, राइट? यहाँ आपको परसिवेरेंस रखना है कि कोई बात नहीं है, आपको इनिशियली कॉन्सेप्ट थोड़े टफ लग सकते हैं, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आप 2 चीज का ध्यान रखो तो टफ से टफ कॉन्सेप्ट, टफ से टफ एग्जाम, जहां तक मैथ्स का एग्जाम कंसर्न है, आप क्रैक कर सकते हो। वो क्या चीजें हैं? वो चीजें ये है कि पहला चीज ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड, you should learn maths by understanding. इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूं कि learn by understanding and only by understanding. हम जो भी मैथ्स को पढ़े हमें वो रटना नहीं है, हमें समझ के ही पढ़ना है। क्या मतलब? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने मैथ्स में बहुत सारे एल्गोरिदम पढ़े होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल
23 into 12, करेक्ट? अभी मैं अगर आपसे पूछूं 23 into 12 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे एक क्रॉस लगाते हो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो और उसको ऐड करते हो, तो आपका आंसर आता है 276, राइट? राइट? ये आपने एक एल्गोरिदम पढ़ लिया, राइट सर। पढ़ा नहीं? ये आपने एल्गोरिदम आपको आता है? ये सबको आता है? 100% राइट, आता है। Yes, sir. आता है सर। यस सर आता है। वेरी गुड। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो हमने प्रोसेस किया कि हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको नीचे रख दिया, ये हम कर क्या रहे हैं? ये क्यों काम करता है? व्हाई इज इट वर्किंग? देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हम अभी इंजीनियर होने वाले हैं, राइट? हमें अभी मान के चलना होगा कि हम इंजीनियर हो गए हैं, राइट? तभी हम इंजीनियर बनेंगे। और अगर हमें इसका वाई समझना है कि क्यों मेथड काम करता है, कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ क्रॉस क्यों लगाते हैं? ये क्यों हमेशा हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ये एक एल्गोरिदम हमें सिखाया गया, हमने पढ़ लिया, बट ये एल्गोरिदम क्या है? ये एल्गोरिदम क्यों काम करता है? ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है? क्या मुझे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई दिस एल्गोरिदम वर्क? ये क्रॉस का क्या मतलब है? कोई बताएगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? आप ट्राई करिए उसको, अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो आप सोचिए थोड़ा कि 23 into 12 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हम ये कर क्या रहे हैं? और हमने एक को एक के नीचे रखा और हमको उससे आंसर मिल गया, बट व्हाई इज इट वर्किंग? इसका व्हाई क्या है? व्हाई दिस मेथड वर्क्स? क्योंकि अगर आपको व्हाई समझ में आएगा तो मैं आपको उसका अभी मतलब समझाना चाहता हूँ कि हमें हर मेथड में आपको मैं क्लासेस लूंगा, चांद से क्लासेस लेंगे, हम ये पूरा कोशिश करेंगे आपको हर चीज का व्हाई समझाएं। अगर आपको व्हाई समझ में आएगा तो आप लिख लीजिए ये बात, आपका जेई का क्रैक पक्का से पक्का होगा, राइट? तो आप मुझे जरा ट्राई करिए, मैं एकदम क्लास 3-4 का कॉन्सेप्ट में चला गया हूँ कि ये क्यों होता है, कोई बताना चाहेगा? सर मैं जो सोचता हूँ ये है कि 23 12 टाइम्स है। I think 23 into 12 means 23 12 times है. Okay. So in this algorithm we plus the 23 into 10 and 23 into 2. उसको हम प्लस करते हैं 23 into 2 प्लस 23 into 10, इसलिए 230 प्लस 46 किया गया है। करेक्ट, वेरी गुड इकरामुल, वेरी गुड। आई थिंक काफी लोगों को ये पता होगा, बट मैं बस आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। आप अपने कोई भी स्टूडेंट से, कोई भी फ्रेंड से, जो बड़ा है या छोटा है या जिससे भी बात कर लीजिए, 90% से ज्यादा लोगों को इस देश में या वर्ल्ड में पता ही नहीं है कि ये क्रॉस क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हमने एक रट लिया एक मेथड को। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम छोटे थे, हमने रट लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिखाया गया, हमने रट लिया, कोई बात नहीं है। बट हमें अभी इस मेथड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मेथड क्यों काम कर रहा है। ये मेथड इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ये क्रॉस नहीं है, एक्चुअली ये जीरो है। जैसे कि इकरामुल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 23 into 12 का मतलब है 2 + 10, और हम पहली बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम फिर 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 230 लिखते हैं। वेल डन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वापस से जो आपने पढ़ा हुआ सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और ये हम पढ़ने में मैं आपको ये बहुत यूज करूंगा, क्योंकि मैथ्स पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इन जनरल अगर आपको IITian बनना है, अगर आपको IIT क्रैक करना है, यू हैव टू थिंक मोर। अगर आप सोचने में अपना टाइम नहीं स्पेंड करोगे तो ये कोई काम नहीं करेगा आपका, राइट? हमें ज्यादा सॉल्व, ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा प्रैक्टिस, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा सोचें। हम जितना सोचेंगे हमें हमारा उतना ब्रेन का ट्रेनिंग होगा, और हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है फॉर एग्जाम लाइक JEE। नाजिर, आपने हाथ उठाया, प्लीज आप अनम्यूट करके बोलिए। नाजिर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नाजिर, आपने हैंड रेज किया था, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?
आई थिंक भूल से किया है। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। तो ये आप Yes, दो sir. पॉइंट मेरा दो ये वेरी गुड, ये 2 पॉइंट आप बहुत अच्छे से मान लीजिए इस बात को कि हमें आज कसम खाना है फर्स्ट कि हम अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे एंड ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे। हम कोई भी चीज को रटेंगे नहीं, हम हर चीज का लॉजिक समझना चाहेंगे, और हम जब लॉजिक समझेंगे हमारा मैथमेटिक्स बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप ट्रस्ट करिए मेरे बात को कि जेई क्रैक करने के लिए नंबर 1 स्किल रिक्वायर्ड है। जेई आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है और कुछ टेस्ट नहीं करता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अंडरस्टैंडिंग पहला गोल होना चाहिए। आप लिख लीजिए इस चीज को, लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग एंड ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग। हम आज से कोई भी कॉन्सेप्ट का, आपको भला ही 10 साल पुराना आपने कोई चीज पढ़ा होगा, आप कोशिश करेंगे ये समझने के लिए कि ये चीज क्यों होता है। ओके, लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग एंड ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग। दूसरा ये है कि हम मैथमेटिक्स को यूज करेंगे सोचने के लिए, राइट? हम सोचने के लिए यूज करेंगे कि ये कैसे हम सोच सकते हैं, किस तरीके से हम हर चीजों के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। ओके, विदाउट थिंकिंग यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। इज इट क्लियर? यस नाजिर, आप बोलिए, आप Okay, क्या sir. बोलना चाहते हैं? नाजिर, आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा है। एनीवेज, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब दूसरा एक हमें पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है कि जेडब्ल्यू क्या टेस्ट करता है आपका, राइट? तो जेडब्ल्यू ये टेस्ट करता है, देखिए आपने अभी तक जितना भी एग्जाम दिया है, एक आपने दिया है बोर्ड एग्जाम, राइट? और अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। चाहे जेडब्ल्यू हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। और ये आपको समझ में आएगा, आपका प्रिपरेशन में भी मेथड ये बहुत काम का रहेगा और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जितने भी बोर्ड एग्जाम दिए आपने, मतलब आपने क्लास 10th का ही दिया है, और स्कूल में जितना भी अपने एग्जाम दिया है, ये बोर्ड या स्कूल के एग्जाम लिख लो, वो एग्जाम आपके क्या होते थे? सब्जेक्टिव इन नेचर होता था, राइट? सब्जेक्टिव इन नेचर मतलब आपको सिखाया गया, आपको ट्रेन किया गया है कि आप हर एक स्टेप को लिख के दिखाओ, राइट और रॉन्ग? अगर आप एनसीईआरटी में, अगर आप सीबीएसई में 11-12 का एग्जाम Right, देंगे, आप 11-12 में बोर्ड एग्जाम भी देंगे, यहाँ पे आपको हर चीजें शो करना है, हर चीजें एक्सप्लेन करना है। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये होता है ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और वो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया तो आपको मार्क मिलेगा। एग्जामिनर इज नॉट बॉदर्ड, आपके जो जेईई के इंस्टीट्यूट है उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये कैसे किया। Whether you have done it correct or wrong is the only thing that is being tested. What I mean to say with this, यहाँ पे आपको शो करना पड़ता है, यहाँ आपको कुछ भी शो नहीं करना है। इसलिए जब आप ये एग्जाम दोगे तो आपको शो करना है, और जब आप ये एग्जाम दोगे, ट्राई टू डू एज मेनी थिंग्स मेंटली एज पॉसिबल, राइट? आप जितना ज्यादा मेंटली करोगे आपको उतना ज्यादा हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ओके? 2x + 1 = 7। अब मन में अपना इसका आंसर कैलकुलेट करो। कोई आंसर बोलेगा नहीं, कोई आंसर बोलेगा नहीं, बट आप बिना पेन एंड बिना पेपर के, मतलब आप क्वेश्चन को देखो और मुझे आप आंसर बोलोगे बिना देखे। अभी मत बोलो, सबको ट्राई करना है हमें, ठीक है? मैं सिर्फ चाहता हूँ, ये बताना ये चाह रहा हूँ कि आप अगर बोर्ड एग्जाम देते हो तो आपको ये सिखाया गया है ना, हमें, हम ये करते हैं, राइट? हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, राइट? ये 2x है, ये 6 है, राइट? और ये एग्जाम्पल x = 3 है, करेक्ट? हमें ये जेडब्ल्यू में पूरा चीज मेंटली होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम अभी जब प्रिपेयर करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपने कितना स्टेप, जितना आप लिखोगे, आपकी राइटिंग स्पीड कैन नेवर बी फास्टर देन योर थिंकिंग स्पीड। You can always think faster than write faster, right? इसलिए आपको मेंटली करना है। मैं 1-2 क्वेश्चन और करता हूँ and get habituated to it कि हमको स्टेप को अवॉइड करना है, ओके? कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं जस्ट चाहता हूँ आप अपना आंसर रेडी रखो। मैं पूछूंगा किसी से या मैं जब बोलूंगा तब आप आंसर बोलना,
बट डोंट यूज पेन एंड पेपर। हमें अब पेपर बचाना है दोस्तों, ऑर्गेनिक मेथड, राइट? पेपर कट नहीं करने देना है, हमें ट्री बचाना है और हमें हर चीजें मेंटली करना है। और मैं ये बहुत करवाऊंगा आप लोगों से, क्योंकि हमें पेपर भी बचाना है और हमें अपना टाइम भी बचाना है एग्जाम में, तभी हम उस पेपर में सिलेक्शन हो पाएगा हमारा। ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये हमें पूरा मेंटली करना है। आई थिंक सबका हो गया होगा, आप बताओ आंसर क्या है? Yes, sir. अब बोलो सब लोग। 8. 6. 6 Sir, sir. 6. 6. ठीक है, किसी का 8 आया, 6. कुछ गड़बड़ किया होगा, कोई बात नहीं है, पर आपको मैं ट्रेन कर रहा हूँ और आपको खुद को ये ट्रेन करना है खुद को कि हमें कम से कम लाइन में अपना आंसर लिखना है। आप समझ रहे हो कम से कम लाइन का क्या मतलब है? वी विल जस्ट सेव आवर टाइम। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर ने बोला एक लाइन में लिखना है तो एक ही लाइन में लिखना है। आपका प्रोसेस ये होना चाहिए, आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए कि हम कम से कम स्टेप में सॉल्व कर सके। चलो एक और करेंगे। ठीक है, फिर से मेंटली करो, जो जो आपको लग रहा है आपको लिखना है आप लिखो, पर -2 आंसर नहीं बोलेगा कोई मेरे बिना बोले, ठीक है ना? आंसर कोई मत बोलो मेरे बिना बोले, वरना सबको पहले ही बता दिया। कंफ्यूजन रहेगा। हाँ कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। आप प्लीज आंसर मत बोलिए, उससे क्या होता है कि बाकी लोग ट्राई नहीं करते, बाकी लोग उसको सच बैठते हैं और रोक जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमें, हमारा गोल ये नहीं है कि आप में से एक बच्चा क्लियर करे आईआईटी। हम एक टीम है ना, हम एक टीम है, हमारे आपके कुछ मेंटर्स है और आपके कुछ पीयर्स है। मैं आपको एक जस्ट कहानी बताऊंगा, मुझे आप याद दिलाइएगा एंड में, हम लोगों ने कैसे ग्रुप में पढ़ाई किया था एंड हमारा पूरा का पूरा ग्रुप का आईआईटी में क्रैक हो गया था। पूरा का पूरा हॉस्टल में हम जितने भी बच्चे थे हमने सबने आईआईटी में क्रैक किया। तो वो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के एग्जाम के लिए भी। हमारा कंपटीशन तो पूरे बच्चों के साथ है ना, पूरे देश के बच्चों के साथ है। हम अगर कुछ लोग मिल जाते हैं तो हमारा वो कंपटीशन ईजी हो जाएगा हमें बीट करने में। तो आपने इसको मेंटली किया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा 3x = -6 एंड x = -2, राइट? -2. बट मैं बस और करेंगे हम, बट मैं आपको यही पॉइंट हाईलाइट कर रहा था कि हमारा बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो डिफरेंस है, यहाँ हम सब्जेक्टिव करते हैं, यहाँ हम ऑब्जेक्टिव करते हैं और हमें यहाँ पे मेंटली हमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जो बोर्ड एग्जाम में है वो आपका जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वो देखते हैं आपका डेफिनेशन का नॉलेज, राइट? और आपका इन जनरल वो आपका नॉलेज भी टेस्ट करते हैं with a certain element of application also। JEE आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो प्योरली आपका एप्लीकेशन देखता है। आपको कोई नहीं पूछेगा व्हाट आर नेचुरल नंबर, व्हाट आर रैशनल नंबर, ये कभी भी आपका जेई में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल, आएगा ही नहीं। बट आपको उसका एप्लीकेशन जरूर आएगा कि ये आ जाएगा, बताओ आपके कितने नेचुरल नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बहुत जरूरी है समझना कि डेफिनेशन नॉलेज आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ये इसका रूट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेफिनेशन सीखना है, वो आपका फाउंडेशन है, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। ओके, दैट्स नंबर 2। नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दैट बोर्ड एग्जाम में आपका मैक्सिमम जो सिलेबस होता है वो नोन होता है, राइट? आपने अगर 10th का एग्जाम दिया है, आपका टेस्ट पेपर आता है, राइट? आपने देखा होगा कि पुराने 8-10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसमें से आपका 90% क्वेश्चन कॉमन आ जाता है यूजुअली, जो बोर्ड का पैटर्न है, राइट? अभी बोर्ड भी इवॉल्व हो रहे हैं, बट अभी का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि बोर्ड में जितना भी सिलेबस आएगा वो नोन आएगा। अननोन आने से वो एक न्यूज बन जाता है कि एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, राइट? बट आप ये लिख लीजिए मेरा बात, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, मैं आपको आईआईटी के पर्सपेक्टिव में बोल सकता हूं, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये बोल सकता है कि आपको मेरे मटेरियल से 100% कॉमन क्वेश्चन आएगा। बिकॉज आईआईटी का ब्यूटी यही है कि आईआईटी में आज तक एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो मेरा बात? तो यहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हो अननोन के लिए, करेक्ट? और ये आप समझ रहे हो, मैं आपको एकदम रियलिटी समझा रहा हूँ एग्जाम का, क्योंकि ये अननोन है। तो आपको मैं जितने भी एग्जांपल्स कराऊंगा, मैथ्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री में, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, हमें वो अननोन की तरह प्रैक्टिस करना है। मतलब यू विल ऑलवेज एनकाउंटर ए न्यू क्वेश्चन इन द एग्जाम, बट हम क्या कवर करेंगे? वी विल टीच यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये हम आपको एश्योर दे सकते हैं। बट और आपको हम प्रिपेयर ही कर रहे हैं इस अननोन एग्जाम के लिए। ओके,
फोर्थ एंड फाइनल जो मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ, बोर्ड का एग्जाम यूजुअली हमारा 3 घंटे का होता है और एक दिन में सिंगल पेपर होता है, राइट, और दुनिया भर का गैप मिलता है आपको, राइट, करेक्ट। 3 घंटे का पेपर होता है और एक सिंगल पेपर होता है। सिंगल पेपर का मतलब क्या है, आज फिजिक्स का पेपर है, 3-4 दिन के बाद केमिस्ट्री का पेपर होगा, 3-4 दिन के बाद बायोलॉजी का पेपर होगा या मैथ्स का पेपर होगा, और इसमें सिर्फ क्लास 12 है तो सिर्फ क्लास 12 का पेपर, जब क्लास 11 में दोगे सिर्फ क्लास 11 का पेपर, राइट। आईआईटी का एग्जाम का पता है आपको, आईआईटी एग्जाम टफ नहीं है। आपको पता है आईआईटी में क्या टफ है? आईआईटी का जो साइकोलॉजी वो जो टेस्ट करते हैं आपको, जिस तरीके से आपका ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, आईआईटी में किसी को पता है कितने पेपर्स होते हैं? तो बताएगा मुझे? नो आपको सर। पता है? नहीं? नो सर। ठीक है, ठीक है। देखो आईआईटी में आपके No, दो sir. लेवल होते हैं, 2 लेवल होते हैं आपके। एक होता है जेडब्ल्यू मेन, ये आपका लेवल 1 एग्जाम होता है, और एक जेडब्ल्यू एडवांस। जेडब्ल्यू एडवांस, वेरी गुड। एक होता है जेडब्ल्यू एडवांस, ओके। जेडब्ल्यू 1 जो होता है वो एक पेपर होता है और जो जेडब्ल्यू एडवांस होता है वो 2 पेपर होते हैं, ओके। 2 पेपर का क्या मतलब है? आपके 2 एग्जाम होंगे एक ही दिन में। दिस इज फॉर 3 आवर्स एंड दिस इज 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स। मैं आपको एक बताऊं फन फैक्ट, मैक्सिमम बच्चे जो आईआईटी क्रैक नहीं कर पाते हैं, 90%, मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 90% का जिनका आईआईटी क्रैक नहीं होता है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने खुद को ट्रेनिंग ही नहीं दिया 6 घंटा बैठने का। आप समझ लो मेरी बात, स्टेमिना ही नहीं है। दूसरे पेपर में तो वाट Yes. लग गया बच्चों का, थक गए, माथा ही काम नहीं कर रहा है, एग्जॉस्ट हो गए। ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि हमें 2 एग्जाम देना है। यूजुअली इसका टाइमिंग होता है 9 to 12 और इसका होता है 2 to 5। मतलब एक ही दिन में आपके 2 पेपर्स लगेंगे और ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर 11 and 12 कंबाइंड। मतलब आपने आज जो केमिस्ट्री में पढ़ा, कल जो फिजिक्स में पढ़ा, कल जो केमिस्ट्री में पढ़ा, वो आप डायरेक्टली आईआईटी का तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये मेरा 11 का सिलेबस है, ये मेरा 12 का सिलेबस है। नहीं, हमें आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है तो हमें 11 भी पढ़ना है। आज आप जो भी सीखोगे मुझसे, हम जब अभी पढ़ना शुरू करेंगे टॉपिक को, हम 11 से लेके हमें 12 तक सारा का सारा लर्निंग को प्रिजर्व करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था आपके नोट्स बनना बहुत जरूरी है। आपके पास एक सेपरेट कॉपी सिर्फ मैथ्स के लिए, मैथ्स के प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए आपको सेपरेट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद जब आप 12th में चले जाओगे तब फिर से आपको ये 11 का टॉपिक काम आएगा। अभी देखो, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि सर ये एग्जाम तो फिर टफ होगा। ये डाउट ही नहीं है कि एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम टफ है, राइट। बट आपको पता है टफ क्या है? टफ है, टफ उनके लिए टफ होता है जो डायरेक्शन में प्रिपेयर नहीं करते, तो डायरेक्शन में प्रिपेयर नहीं करते। आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जो भी अनम्यूट हुआ है काइंडली म्यूट रखिए, ठीक है। सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए, जब आप बोलेंगे तब आप अनम्यूट कर लीजिएगा, इससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये आप लोग सबके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। हाँ बोलिए, अभी कुछ सवाल है तो हम सवाल लेते हैं। सर मेन और एडवांस में डिफरेंस क्या है? जी, जेईई मेन और एडवांस में? राइट, मैं बताता हूँ। जो मेंस का एग्जाम होता है ना, मेंस के एग्जाम में आपका वो एग्जाम बेसिकली एक क्वालिफाइंग एग्जाम है टू गिव जेडब्ल्यू एडवांस। अगर आप मेंस एग्जाम आपको पहले देना होता है, और अगर आप मेंस में यूजुअली क्या करता है आईआईटी बोलता है कि जो टॉप 2 लाख जो टॉप 2 लाख स्टूडेंट होंगे, हम उनको ही सिर्फ जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम देने देंगे। मतलब अगर आपको आईआईटी में जाना है तो पहला पड़ाव आपका जेडब्ल्यू मेंस है, फिर आपका जेडब्ल्यू एडवांस है। और डिफरेंस क्या है जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस में? जेडब्ल्यू मेंस के माध्यम से आपके एनआईटीज और काफी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आपको एडमिशन लेते हैं वो जेडब्ल्यू मेंस में लेते हैं। एनआईटीज एंड उनके जितने भी एट द लेवल ऑफ एनआईटीज एंड बिलो एनआईटीज में जो इनका है वो सारे के सारे जेडब्ल्यू मेंस में लेते हैं। जो आईआईटीज है और आईआईटीज हो गए, अगर आपको स्पेस साइंस में जाना है, देयर इज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इसरो रन करता है, राइट। ऐसे बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आइजर, इन सब के लिए आईआईटी का एग्जाम इंपॉर्टेंट है या जेडब्ल्यू एडवांस का स्कोर इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है दोनों के एग्जाम में? डिफरेंस ये होता है कि जो जेडब्ल्यू मेंस होता है ना वो रिलेटिवली
relatively in terms of I would say in terms of competition the level of question वो relatively easy रहता है, और यहाँ पे JEE मेंस में सिर्फ MCQ के क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 4 में से एक करेक्ट। JEE एडवांस का खूबी क्या है, MCQ तो रहेगा ही बट आपका MSQ भी रहेगा। MSQ क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है, एक ऑप्शन में एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकता है। ओके तो ये IIT आपके साथ और कॉन्सेप्चुअली टेस्ट करता है। इसमें आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आता है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि मान लो आपको एक मैथ्स का एक फॉर्मूला लिखा और आपको बताया x का आंसर, मतलब आपका आंसर 7 आया, तो आपको 7 को बबल करना होता है। वो एक शीट दिया रहता है जहाँ पे आपका इंटीजर्स नंबर्स को आपको बबल करना रहता है, मतलब आपको एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका मैच द कॉलम भी आता है, मैच द कॉलम भी आता है, मैच द कॉलम। उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन और अलग अलग कॉलम रहेंगे और कॉलम में भी मल्टीपल आंसर्स कलेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको बहुत ही जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा एक JEE एडवांस का पेपर, हम वो गो थ्रू करेंगे सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वो पैटर्न होता कैसे। बट इज वेरी गुड क्वेश्चन कि JEE मेंस और JEE एडवांस में डिफरेंस क्या है। आई एम वेरी हैप्पी आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई सवाल पूछेगा, मतलब आप सोचना लग गए हैं और ये बहुत जरूरी है। वेल डन, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक आपको आंसर मिल गया, सबको आंसर मिल गया। JEE मेंस और JEE एडवांस में डिफरेंस क्या है, एक आइडिया लग गया। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी किसी को कुछ और सवाल है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, अभी अगर सवाल नहीं है सर हाँ बोलिए, बोलिए अतिका। सर वो जो सर आपने JEE एडवांस में सर वो दिया था ना MCQ और MSQ, सर मुझे वो MSQ का वो समझ में नहीं आया सर। ओके मैं आपको फिर से बताता हूँ। MSQ में क्या होता है अतिका, कि जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसके मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा, बेटर है वो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। विच ऑफ, मतलब सवाल ये है कि इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर है, इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, सबका हो गया आंसर, सबने सॉल्व कर लिया। अभी चलो बताओ आंसर क्या है, बोलो कौन से प्राइम नंबर है, 235 कौन से प्राइम 3 and नंबर है। 5 सर 235 235, sir. 2 3 3, 5 3 and 5 राइट। Yes, तो sir. MSQ में क्या रहता है, MSQ में क्या होता है, अभी मैं पूछूं इसमें से कौन सा प्राइम नहीं है, तो मेरा आंसर सिर्फ C होता, वो होता है MCQ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपके मल्टीपल होंगे ऑप्शंस और एक ही करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। MSQ में क्या होता है कि आपका एक ही क्वेश्चन है, आपको अगर 4 बबल दिया हुआ है ABCD, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, इसमें आपका अगर पूछा कौन सा प्राइम नंबर है, तो आपके 3 क्वेश्चन करेक्ट है, 3 ऑप्शन करेक्ट है A B and D, तो आपको ये तीनों को सर्कल करना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्टिव है, अगर आपका आजकल तो ऑनलाइन ही होता है, तो आपको ये तीनों को टिक करना पड़ेगा, राइट। अगर आप ये तीनों में से सिर्फ 2 को टिक किया तो भी आपको 0 मिलेगा, अगर आपने सिर्फ 1 को किया तो भी आपको 0 मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, अगर आपने तीनों को किया तभी आपको करेक्ट मिलेगा। अतिका अभी समझ में आया MSQ का मतलब क्या है। यस सर। ओके वेरी गुड। किसी को कुछ और सवाल है तो आप प्लीज पूछिए, आई वुड लव टू एड्रेस दैट। आप सवाल पूछना है, कोई भी डाउट लेके घर नहीं जाना है, घर में ही हो वैसे तो आप, कोई भी डाउट लेके क्लास के बाहर हमें खत्म नहीं करना है। किसी का कुछ और सवाल है इसके रिलेटेड। सर JEE एडवांस की पेपर ज्यादा टफ होती है क्या? देखो यूजुअली देखो वही होता है, मतलब मैं आपको वही बता रहा था ना कि एक्चुअली पेपर ना, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि पेपर ज्यादा टफ नहीं होता है, वो साइकोलॉजिकली ज्यादा आपको बच्चों को हिट कर जाता है। वो कैसे हिट कर जाता है कि 3 घंटे के बदले 6 घंटा पेपर है, तो एक स्टूडेंट ने अगर 6 घंटे का प्रैक्टिस ही नहीं किया है तो उसको टफ लगता है। अभी हम करेंगे, जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे IIT में जो पुराना आया है, और हम हर चैप्टर के बाद IIT के जितने भी
पुराने क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे अपना लेवल देखने के लिए कि हम कितना कहाँ तक पहुंचे हैं, और एक आइडिया लेने के लिए कि अच्छा इस तरह के सवाल आते हैं। बट टफ नहीं होता, ये चीजें इसको टफ कर लेती है, जिसका अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस में, हमारे काफी बच्चों का IIT सिलेक्शन हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, राइट, बट वो प्रैक्टिस अगर आप इस तरीके से कर सकते हो ना इस एग्जाम के स्पेसिफिक, तो वो आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा। बट फिर भी क्योंकि IIT है, और IIT का ब्यूटी है कि वो आपको कॉन्सेप्चुअली खेलेगा आपके साथ। कॉन्सेप्चुअली अगर आप जितना स्ट्रांग है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है ना, इसलिए मैं आपको वो 2 पॉइंट जो बोला था कि अंडरस्टैंडिंग पे अगर आप फोकस करोगे ना, तो आपको IIT में कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आपने रट लिया चीजों को, तो फिर उनको बच्चों को भी टफ लगता है। बट आप मान के चलो एडवांस लेवल थोड़ा सा टफ होता है, और हम ये इसलिए भी बताते हैं बच्चों को कि हमें अपना प्रिपरेशन थोड़ा ऊपर करना है। अगर IIT का लेवल ये है और हम अपना प्रिपरेशन थोड़ा और ऊपर करेंगे, गिरेंगे भी तो IIT में गिरेंगे, समझ रहे हो ना? तो वो है लॉजिक। इज द आंसर क्लियर नाउ? Yes. ओके, कोई और क्वेश्चन किसी का? नहीं सर। ओके, तो अभी ये सिलेबस को देख के, ये कंपैरिजन को देख के, आपका अभी हमारा टेक अवे क्या है? हमारा टेक अवे क्या है? हम अगर एक एक करके सारे टॉपिक पॉइंट को डिस्कस करें, तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्व एज मेंटली एज पॉसिबल, सेव पेपर, थिंक मेंटली, राइट? तो यहाँ पे हमारा टेक अवे यही है कि थिंक मेंटली, राइट? जितना ज्यादा आप थिंक करोगे, जितना ज्यादा आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो, उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा। दैट्स नंबर 1। ओके, नंबर 2, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लर्न हाउ टू ऑब्जर्व। आपको ऑब्जर्वेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, अगर हर बच्चा अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख जाए ना क्वेश्चन को, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। थर्ड इज अननोन, क्योंकि आपका अननोन के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर से ही निकालना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को देख के मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। सी, मी सॉल्विंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू सॉल्विंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट? इसलिए क्योंकि हम अननोन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव टू ऑब्जर्व एंड गेट द हिंट फ्रॉम द क्वेश्चंस ओनली, राइट? तो कैसे हमें क्वेश्चंस देख के हमारा कैसा माइंड चलने लगे कि यार ये क्वेश्चन देखा है तो पक्का ऐसे ही सॉल्व होगा, हम कैसे अपने आप को नेचुरली प्रोग्राम करें। और मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा यही एरिया है, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा कैसे हम अननोन के लिए प्रिपेयर करें। नोन के लिए प्रिपेयर करना इज नॉट माई जॉब एंड रोल, वो आपको मैं हेल्प ही नहीं होगा आपका जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अननोन का प्रिपरेशन करना इज इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज स्टेमिना, राइट? हैबिट, आपको बहुत अच्छे हैबिट्स बिल्ड करने हैं अभी से, जिससे आप लंबे सिटिंग दे सको, अच्छे नोट्स बना सको। आपको लॉन्ग टर्म की तरह सोचना है। आज हम अभी 2021 में हैं, हम 2023 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, राइट? 2023 में वो एग्जाम है। इट्स अ जर्नी दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। एवरी डे मैटर्स, एंड एवरी डे आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन टेक अवे, काइंडली नोट इट डाउन, कीप इट विथ योर माइंड। आप खुद भी पढ़ो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप IIT के लिए पढ़ रहे हो, बिल्ड दिस हैबिट। और वो एक दिन में नहीं होगा, वो हमें डेली बिल्ड करना पड़ेगा। पर आप इसको लिख लो कहीं पे, अगर आप इसको देखते भी हो ना डेली, आपका मेंटली माइंड प्रोग्राम होने लगेगा। यस, आई हैव टू थिंक, यस आई हैव टू ऑब्जर्व, यस आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द अननोन, एंड यस आई हैव टू प्रिपेयर अमेजिंग हैबिट्स, अमेजिंग वे ऑफ स्टडिंग विच विल हेल्प मी क्रैक द एग्जाम। और ये हैबिट्स के ऊपर, स्टडी स्किल्स के ऊपर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जो अभी न्यूरो साइंस के थ्रू हमें पता है। हम अपने ब्रेन को अभी और ज्यादा जानते हैं, हम वो क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे हम स्टूडेंट से अमेजिंग सुपर लर्नर बन सकते हैं। ओके, कम टाइम में ज्यादा कैसे हम काम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म काम कैसे कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, आगे यस बढ़ो। सर। यस सर। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा फिजिक्स, जो हमारा मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स में हमारा सिलेबस क्या है, हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, उसका हम एक पूरा एक ब्रॉड स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक जो हम पढ़ेंगे, एक जो पार्ट है हमारा, वो है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 8, 9, 10 में। अभी हम यहाँ पे हायर एल्जेब्रा पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसको हायर एल्जेब्रा लिख देता हूँ। हायर एल्जेब्रा में क्या आता है, आपने जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ा ही आपने, अभी आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मिल जाए तो क्या होता है, आप वो पढ़ोगे। आपने बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा है, अब आप एडवांस इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखोगे। आप लॉगरिथम के बारे में पढ़ोगे,
आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और पढ़ोगे। बेसिक आपने पढ़ा है क्लास 10th में, हम और एडवांस जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक अलजेब्रा आपका सेक्शन है जहाँ पे मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये सब सारी बेसिक चीजें हम कवर करेंगे। ये एक मॉड्यूल है आपका। नेक्स्ट है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आपने अभी बहुत बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है। क्लास 11th में आपके मेजर पार्ट जो है हम ट्रिगोनोमेट्री पे हम काफी ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। अलजेब्रा का भी अराउंड 60 to 70% हम क्लास 11 में ही कवर करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री में आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल तो पता है, कोई भी ट्राइंगल के अंदर कैसे ट्रिगोनोमेट्री देखे, वो सब सारा हम चीजें सीखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस साल, जो आपको बहुत फंडामेंटल है, जो आपको आगे के चैप्टर्स के लिए भी हेल्प करेगा। देन हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईआईटी के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है और मैं बताता हूँ क्यों। राइट, आपको अगर कुछ भी क्रिएट करना है ना, मान लो आपको एक बिल्डिंग बनाना है, आपको अगर एरोप्लेन, आपको एक फ्लाइट लॉन्च करना है, आपको अगर ड्रिलिंग करना है और आपको तेल खोजना है, आपको अगर इंजीनियरिंग कुछ भी करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द बेसिस ऑफ इट। राइट, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आईआईटी को बहुत ज्यादा प्यार है और ये आप पूरा का पूरा कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट और एक्सपेक्टेशन है और मेरा टारगेट है मेरा कि कोऑर्डिनेट के तो आप लोग सब दादा बन जाओ इस साल में। हमें दादा बनना है, पूरा एकदम दादा, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट का सवाल देखा झट से सॉल्व कर लिया। इसमें हमें क्लास 11 में मास्टरी अचीव करना है। ओके, अलजेब्रा का हम लोग क्लास 11 में अराउंड 60 to 70% करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का भी हम ऑलमोस्ट 80% हम इस साल ही कर लेंगे सिलेबस में। फोर्थ अगर आप देखो तो वो है हमारा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं वेक्टर 3D। वेक्टर के बारे में आपको नुमान सर फिजिक्स में जल्दी से पढ़ाना शुरू करेंगे, बट हम ये मेनली हम क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा टॉपिक। फिफ्थ है कैलकुलस। कैलकुलस, बेसिक कैलकुलस कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जो फिजिक्स में चाहिए आप पढ़ोगे इस साल। एनसीईआरटी में भी आपका 11 में लिमिट्स वगैरह है, पर हम इसको पूरा डिटेल में 12th में हम दादा बनेंगे इसमें। और ये सबसे अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पूरा का पूरा जेडब्ल्यू के लिए। ठीक है, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये हम मैं हायर अलजेब्रा के अंदर ही काउंट करता हूँ। तो ब्रॉडली ये हमारे 5 मैं बोलता हूँ उसको 5 से 5, जैसे हाथों में 5 उंगली होती है हमारे, वैसे ये हमारे 5 मैथ्स में पार्ट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कैलकुलस। और कैलकुलस में दादा बनना है अगर हमें, तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री बहुत सॉलिड होना पड़ेगा, वरना ट्रिगोनोमेट्री अगर कच्चा है तो आप फंसोगे आगे। अब देखोगे आईआईटी में जो सवाल आता है ना, वो मिक्स एप्लीकेशन का आता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली आपको एक कॉन्सेप्ट पे पूछ लेते हैं, वो भी पूछते हैं, बट आईआईटी के जो सबसे प्यारे क्वेश्चन है वो मिक्स एप्लीकेशन में आते हैं। इसलिए हमें सबको बहुत स्ट्रांग बिल्ड करना है। मेरा गोल इस साल आपके साथ ये है क्लास 11 में कि हम ये तीनों टॉपिक पे हम पूरा एकदम दादा बनना है हमें। दादा का मतलब आप समझ गए हो, दादा मतलब क्या होता है? दादा मतलब भैया नहीं है, दादा मतलब एकदम बॉन्ड बनना है इसमें हमें, राइट? एकदम स्टार्ट बनना है, एकदम डूड बनना है, एकदम हमें एकदम चैंपियन बनना है इन तीनों टॉपिक में, राइट? हमें एकदम महारथी बनना है इन तीनों टॉपिक का इस साल के अंदर। ओके, क्लियर? तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है। मैं आपको एक बार सिलेबस में एक बार आपको ये स्क्रीन को स्टॉप करके मैं आपको एक बार एक सिलेबस का आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर आप ऐसे हमें लेके जाने वाले हैं आगे, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, आप 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं एक बार अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेता हूँ, मतलब ओपन कर लेता हूँ शेयर करने से पहले जी। ठीक है, ये रहा हमारा सिलेबस सर। ओके, हाँ जी, हाँ बोलिए। ये सिलेबस का कॉपी हमको मिलेगा क्या? आपको हम देंगे ये कॉपी। अभी हम एक बार पूरा हमारा मेंटर्स का टीम रिव्यू कर रहे हैं। आज आपको मिलेगा नेक्स्ट 8 क्लासेस का, वो आपको आज ही मिल जाएगा। पूरा साल भर का हम आपको इस हफ्ते में दे देंगे। बाई संडे, नेक्स्ट मंडे से पहले आपको पूरा साल भर का आइडिया लग जाएगा। ये आपके लिए ही हमने बनाया है, ताकि आपको मालूम चल जाए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं आगे। अब देखोगे अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है, या हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब हमारा टॉपिक वो है, हम बेसिक मैथमेटिक्स रिविजिट करेंगे, जो हमने मेनली क्लास 10 का टॉपिक है, जो हमने पढ़ा है, इंडाइसेस, नंबर सिस्टम, आइडेंटिटीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, ये सारा बेसिक क्लास 10 का प्रॉपर्टी है, 10 के टॉपिक्स है। उसमें हम 3 से 4 लेक्चर इस हफ्ता हम उसी पे देने वाले हैं। मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि वो आपका पूरा एकदम बेसिक एक बार रिविजिट हो गया है, जो हमें आईआईटी में काम आएगा, ताकि वो गैप ना रहे।
नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लॉगरिथम, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इसको आपको नोट करने का जरूरत नहीं है, ये आपको मैं पूरा पीडीएफ दूंगा ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखो डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज एक चैप्टर है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसे मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वैसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, एजीपी करके होता है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ये हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा है कि कितना नंबर ऑफ क्लासेस लगेगा हमें, राइट। कुछ क्लासेस हमने रखा है हमेशा एडवांस प्रैक्टिस एंड डीपीपी डिस्कशन के लिए। सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके बोर्ड्स में बहुत छोटा दिया हुआ है, हम उसको पूरा डिटेल में आईआईटी के लिए एक बार में पढ़ लेंगे, हम 12th के लिए बचा के नहीं रखेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम को डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक है आपके एनसीईआरटी की जो इसमें मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, उसको भी मैं आपको इसके अंदर ऐड करूंगा। जो जेई मेंस में आता है, सिर्फ एडवांस में नहीं आता, इसलिए उसको मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, पर वो मैं आपको बना के आपको पूरा का पूरा शीट बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी तक का कहानी। ओके, आपको अब समझ में आ गया कि मैथ्स क्या है, मैथ्स पढ़ना क्यों है, मैथ्स किस तरीके से पढ़ना है, उसका एक आपको झलक मिल गया। मेंटली सॉल्व करना है, सोचना है, समझ के पढ़ना है, और आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि ये सिलेबस है हमारे पढ़ाई का। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू प्रिपेयर फॉर द अननोन। हमारे पास अभी कुछ 15-20 मिनट है और मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं करके डायरेक्टली हम पढ़ना चाहेंगे। हम आपको इसका हम पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर किसी को कुछ भी सवाल है आप पूछ लीजिए। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें कुछ भी आपको डाउट है वो बताइए, अगर नहीं है तो फिर हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर हेलो सर, क्या बिगिनर लेवल से आप पढ़ाते हैं? देखिए, हर जो क्लास होता है ना वो बच्चे डिफाइन करते हैं कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है। मेरा हमेशा से ये प्रिंसिपल रहा है कि मैं हमेशा आपके लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिगिनर्स लेवल हर टॉपिक के लिए, हर चैप्टर के लिए, हर बच्चे के लिए अलग होगा। मैं एकदम कोशिश करूंगा आपको एकदम फंडामेंटली पढ़ाऊं। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज ऊपर से जा रहा है या मुझे समझ में नहीं आया, ये आपकी जिम्मेदारी है मुझे फिर से पूछने के लिए, सर एक बार आप इसका फिर से मुझे रीजनिंग के साथ पढ़ा देंगे क्या, समझ के साथ पढ़ा देंगे। मैं खुशी खुशी आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। पर अगर आपको ये लगता है सर आप बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो, सर थोड़ा लेवल को ऊपर करिए, हमको ये सब पता है, तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपका लेवल एडवांस करूंगा। मेरा एकदम सिंपल सा गोल रहता है। मेरा गोल है आपको आपका लेवल जहाँ है उसको मुझे ऊपर करना है। मेरा लेवल तो मेरा हो गया, मेरा एग्जाम भी हो गया, मेरा आईआईटी भी हो गया, मेरा पढ़ाई भी हो गया। अब मेरा जो मिशन है वो ये है कि मैं आप लोगों को उस कॉलेज में लेके जाऊं जिस जगह जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जरूर, बट आपका जिम्मेदारी है कि आपको मुझे बताना कि कहाँ पे लेवल, अगर आपको लग रहा है कभी भी सर आप फिर से बताइए, थोड़ा हमें बेशरम होना पड़ेगा, है ना। पढ़ाई में थोड़ा बेशरम होना पड़ेगा। बेशरम मतलब ऐसे नहीं कि डिसरेस्पेक्ट से बात करो, बेशरम का मतलब सर आप मुझे फिर से बताइए। अपने दोस्तों का चिंता मत करो, हमें मिलके पढ़ना है। आप पूछेंगे मैं आपको वापस से जरूर बताऊंगा, ठीक है। यस यस, थैंक यू सर। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आई थिंक सबके लिए ये अच्छा एक आंसर मिल गया। ओके, किसी को कुछ और सवाल है आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ और सवाल है? नो सर। नहीं है? ओके, चलो अभी नोट्स बनाना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। अभी हम ज्ञान आपको देते जाएंगे और ये बहुत बेसिक फंडामेंटल आपको पता होगा। काफी चीजें मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बट कुछ गूगली आएगा बीच में जिसमें आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएगा वापस। वो गूगली क्वेश्चन भी आएंगे बीच में, पर आप काइंडली सब चीज को नोट करिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये हमारे नोट्स बन जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम 2 साल की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, हम 1 साल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बोर्ड एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आईआईटी का भी साथ में तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नोट्स बनाते जाएं अपना, वो बहुत हेल्प करेगा हमें, ठीक है। चलो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करते हैं, और हम सबसे पहले मेरा फेवरेट नंबर और वेरी वेरी बेसिक नंबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर कोई भी नंबर जिसमें आप 1 ऐड करते जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो भी नंबर्स बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये बहुत नेचुरली आप प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ 1 ऐड करते जाओ
और आपका सारा का सारा नेचुरल नंबर बन गया। ये आपको पता ही होगा, राइट। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। काफी सारे क्वेश्चन में आपको n दिया रहेगा डायरेक्टली, आपको बोला नहीं जाएगा n का मतलब नेचुरल नंबर है, IIT के क्वेश्चंस में भी। ओके, सो n, कैपिटल N इज द नोटेशन फॉर नेचुरल नंबर। कोई मुझे बताएगा विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? कोई बता दो, कोई बोल दो, व्हाट इज विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे One. वन। एंड One. which is Yes, the sir. which is the largest natural number? Sir, infinity. Sir, We don't know. infinity. infinite. देखो Finite. इंफिनिटी, हाँ, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई सा भी नहीं है, बिकॉज इंफिनिटी है तो इंफिनिटी में फिर से एक नंबर ऐड कर दो, राइट। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि आप हमेशा एक नंबर आपको बड़ा मिल जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दो, आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा, Yes. राइट, क्लियर। तो नेचुरल नंबर को समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, Yes, sir. let's come to the next number which is called whole number. Okay, whole number क्या होता है? whole number को हम W से डिनोट करते हैं, और आपको पता ही है, इसलिए मैं आपका टाइम सवाल पूछने में नहीं लगाऊंगा। आप क्या करते हो, नेचुरल नंबर में आप क्या डाल देते हो, सिर्फ एक्स्ट्रा 0 डाल देते हो, और वो आपका क्या बन जाता है, होल नंबर, राइट। Yes, sir. नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर ये है कि होल नंबर में 0 आ जाता है और इसका कोई अंतर नहीं है। 0 का एक खूबी है, कोई मुझे बताएगा 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वो Sir, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। नहीं है। पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, इसको आप काइंडली नोट जरूर कर लीजिए। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। IIT आपको 0 पे बहुत 0 बनाता है, ठीक है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 पे बहुत रिसर्च चलता रहता है। 0 बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, इसकी बहुत महिमा है, हम बहुत डिस्कस करेंगे जिसमें हम आगे जाएंगे। पर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इसलिए आपको 0 के बारे में आपको कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। वो नाइदर पॉजिटिव है नॉट नेगेटिव है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा समझने के लिए, ठीक है। ये लिख लो आप अपने नोट में। थर्ड इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट कहीं पे भी नहीं लिखा। मैं लिख सकता हूँ इनफाइनिटी को, गलत नहीं है लिखना, बट मैं आपको मैथमेटिकली करेक्ट डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। इंटीजर्स क्या होता है, आप कभी भी ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, हमेशा छोटा से बड़ा पे जाना चाहिए, और ये आप देखोगे तो नेगेटिव छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक का सारा नंबर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो आप जरा नोट कर लीजिए इंटीजर्स को। ओके, सबने नोट कर लिया? अब मेरा आप लोगों से सवाल है, ठीक है, और ये सवाल आपको सोच समझ के देना है मुझे, ठीक है। अभी आपको नेचुरल नंबर मालूम चल गया, आपको होल नंबर मालूम चल गया, आपको इंटीजर्स मालूम चल गया। अब मेरा सवाल ये है, आप मुझे बताइए which are the positive integers? Which are the positive integers? 1, 2, 3, sir. 1, 2, 3. Sir, dot, Sir, dot. natural numbers are positive integers. Very good, very good. आप ये लिख सकते हो नेचुरल नंबर के साथ, आपने जहाँ लिखा है these are nothing but these are all positive Integer. integers. आप समझ रहे हो? Integer. I'm trying to Yes. link integers with the natural number. कोई अलग बात नहीं है। आपको अब क्या करेंगे, आपको इसी चीज को हम लोग नोटेशन से लिख देते हैं I प्लस। ओके, I ऊपर में प्लस लिख देते हैं, नीचे प्लस नहीं है, I के ऊपर में है वो, I के पावर में या I के ऊपर सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में हम प्लस लिख देते हैं। सुपरस्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे आपने प्लस लिख दिया। इंटीजर प्लस का मतलब क्या है, दीज आर ऑल Sir. पॉजिटिव इंटीजर। सर इंटीजर नंबर के लिए z यूज नहीं कर सकती क्या? Z भी आप यूज कर सकते हैं, बट Z एक्चुअली, अब मैं बताता हूँ आपको, Z एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज होता है। ओके, काफी बुक्स में इंटीजर के लिए भी Z यूज किया गया है, बट वहां प्रॉब्लम ये हो गया कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हो तो आप Z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम इंटीजर के लिए I लिखेंगे और ये स्टैंडर्ड नोटेशन ही फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको, आपका करेक्ट है क्वेश्चन कि कई कई जगह पे इंटीजर्स के लिए Z में भी लिखा जाता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। I भी करेक्ट है, Z भी करेक्ट है, बट मोर अप्रोप्रिएट इज I। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन।
all positive integers are nothing but natural number. ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब मेरा अगला सवाल ये है, what are non-negative integers? What are non-negative integers? Zero. Sir, whole numbers. Whole numbers. Whole numbers. Very good. Non-negative integers मतलब क्या है? Non-negative is not positive. आप समझ रहे हो? Non-negative का Yes. मतलब ये नहीं है कि वो positive है. Non-negative का मतलब ये है positive and zero, because zero is neither negative nor positive. Yes, आप sir. समझ रहे हो ये बात? Yes, sir. These are my non-negative integers. ये बहुत छोटी सी बातें हैं, but I'm very happy आप लोगों को ये clear है. Very happy to know this. Non-positive क्या होंगे? Non-positive integers. सर माइनस के साथ फिर जीरो आएगा. -3, -2, -1 and 0 also. मतलब Zero. non-positive is not equal to negative. आप समझ रहे हो ना? नेगेटिव. यस सर. Non-positive is negative plus 0. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? यस सर. Okay, very good. यस सर. तो ये आपको समझ में आ ही गया, इंटीजर समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स का. रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? क्यू. P by Q. कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं हम रैशनल नंबर को. और रैशनल नंबर का आपको डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से पता है, वो मैं बार बार बताऊंगा भी नहीं. इसको हम बोलते हैं P by Q, where Q is not equal to 0. Q not equal to 0. Q not equal to 0. अगर कोई भी नंबर को हम ऐसे रेशियो ऑफ टू नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं तो ये रैशनल नंबर हो जाता है. आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ मैं. आपको पता है नया डेफिनेशन आया रैशनल नंबर का? नो सर. No, sir. ओके. और आपको पता है वो किसने दिया है? वो एक मैथमेटिशियन है जो आसाम से बिलोंग करते हैं. और उनका डेफिनेशन अभी सर बहुत अच्छी बात है. रिसेंटली मैथमेटिकल एसोसिएशन ने एक्सेप्ट कर लिया है. ओके. और शायद कुछ सालों में, बिकॉज ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, कुछ सालों में ये हमारा जो डेफिनेशन है ये हमारे बुक्स में भी आ जाएगा. क्या है वो डेफिनेशन और कौन है सर वो? क्या ये मैं आपका होमवर्क है. ये आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि वो कौन से एसएमएस के मैथमेटिशियन है, मतलब एसएमएस ओरिजिन के, जिन्होंने नया मैथमेटिक्स का रैशनल नंबर का डेफिनेशन दिया है. ये आपके लिए एक सवाल है, आपको मजा आएगा उनके बारे में जान के. अभी कुछ महीनों पहले ही उनका निधन हो गया. वो असम से थे पर वो यूएस में रहते थे और असमीज किताबें भी लिखते थे. और उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया मैं आपको वो बताता हूँ. वो ये है कि कोई भी फ्रैक्शन को हम 1/q लिख सकते हैं और फ्रैक्शन का मल्टीपल्स को हम p into 1/q लिख सकते हैं. दिस इज एक्चुअली अ रैशनल नंबर. उन्होंने रैशनल नंबर का डेफिनेशन एक फ्रैक्शन से बताया कि कोई भी एक फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीपल करते हैं, एनी मल्टीपल्स ऑफ फ्रैक्शन इज एक्चुअली अ रैशनल नंबर. ओके. इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे ये नया डेफिनेशन के बारे में. बट अभी के लिए हमारे लिए ये डेफिनेशन काफी है समझने के लिए कि व्हाट इज रैशनल नंबर. राइट? Yes. Yes, sir. What is irrational number? Irrational number क्या होता है? Which cannot be expressed in the form of P by Q. Which cannot be expressed in the form of P by Q. And can you give me some example of irrational number? So √3. √2. कुछ भी. एक Pi. Sir, pi. पाई. ये मेरा बहुत ही फेवरेट नंबर है पाई. पाई से मुझे बहुत प्यार भी है और मैं आपको बताऊंगा क्यों. ठीक है. अभी पाई के बारे में हम और डिस्कस करेंगे, बट ये सारे इरेशनल नंबर है. राइट? चलो. Yes, sir. अब मुझे बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सबके लिए सवाल है. राइट? सबके लिए सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई माइनस 22/7? इज इट 0? इज इट अ पॉजिटिव नंबर और इज इट अ नेगेटिव नंबर? ये आपको सवाल देना है. पाई माइनस 22/7 0 sir, 0. सब Sir, no, लोग sir. अपना सब लोग कोई आंसर नहीं बोलेगा अभी. सब लोग Okay. अपना आंसर सोच लो. सब लोग आंसर सोच लो. मैं सबको 1 मिनट देता हूँ, आप लोग सोच Sir. लो.
आई विल सर कम टू मुझे इट। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपको पाई माइनस 22/7 का वैल्यू क्या होगा? हाँ हाँ पाई माइनस 22/7 का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए ये वैल्यू 0 होगा, ऑप्शन बी ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ऑप्शन सी ये वैल्यू नेगेटिव होगा। पाई से मुझे सिर्फ प्यार नहीं है, पाई से आईआईटी को तो बहुत ज्यादा प्यार है, और क्योंकि आईआईटी को प्यार है और मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर करता था, आईआईटी में पढ़ा हूँ, तो मेरा प्यार तो नेचुरली हो ही जाएगा पाई से। और ये सवाल आप मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई माइनस 22/7? इज इट 0, इज इट पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव? सोच समझ के अपना टाइम लेके 2 मिनट देता हूं मैं आपको, ठीक है? अभी मेरे घड़ी में 12:58 हुआ है, मैं आपको ठीक 1 बजे मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा और आप लोगों के हम आंसर्स लेंगे कि वैल्यू ऑफ पाई क्या है आपका। सर कुछ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या, या सब कुछ सोच के ही करना है? सोचना है, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर यूज नहीं Okay, करना है आपको। पाई okay, का sir. वैल्यू पता होगा, पाई का वैल्यू पता होगा, Yes, sir. 22/7 का वैल्यू पता है आपको। आपको जो करना है आप सॉल्व करो, मैं 2 Okay, मिनट sir, देता हूँ okay. आपको। ओके सर, ओके। आपको अगर गूगल की हेल्प चाहिए तो आप पाई की वैल्यू देख सकते हो ऑनलाइन, मैं आपको ये लिबर्टी देता हूँ, आप वेरीफाई कर सकते हो। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ पाई। मैं लिख देता हूँ पाई का पूरा वैल्यू। पूरा तो लिखना इम्पॉसिबल है। 0.14159 ये पाई का वैल्यू है। रेडमी नोट प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। ओके, आप लोग चैट यूज कर सकते हो? चैट यूज करना आता है सबको? जूम चैट सबको आता है? जूम चैट यूज करना? मैं अपने Yes, क्लास में ना sir. जूम चैट को बहुत यूज करता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं काम अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं सबको आंसर बोलने बोलूंगा सबका आंसर मुझे समझ में नहीं आएगा। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई इन द चैट। आपका आंसर ए है, बी है या सी है? सर 7 का ऑप्शन कहाँ होते हैं? आपके मोबाइल में जो 3 डॉट दिया हुआ है ना, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो 3 डॉट के पास में देखोगे चैट का ऑप्शन आएगा। एक चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है? यस सर सर। आ रहा है, वहां पे क्लिक करो चैट पे और अपना आंसर लिख दो, ए बी सी जो भी आ रहा है आपका, आपको लिख दो। जैसे कुछ का आंसर आने लग गया है। आपको बताना है वैल्यू ऑफ पाई माइनस 22/7। ओके, गुड यार, वेरी गुड, वेरी हैप्पी टू सी आप लोगों ने आंसर दिया। अभी सही गलत का चिंता मत करो, आपने जो सोचा वो दिया। अभी आपका जो भी आंसर मिला है ना, अभी मैं आपको उसके माध्यम से मैं आपको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है? चलो, वेरी गुड, आई हैव गॉट मेनी आंसर्स। अगर किसी ने नहीं दिया तो काइंडली दे दो, तब तक मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अब हम ये करेंगे, ये मेरे पढ़ाने में ये मैं बहुत कॉमन यूज करता हूँ कि चैट में क्या होता है, मुझे सबका आंसर समझ में आ जाता है, बच्चों का नाम भी रहता है, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा ज्यादा कि आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है? अभी देखो, पाई का जो वैल्यू होता है ना, अभी किसी ने कहा कि इकरामुल ने कहा कि पाई का वैल्यू इरेशनल है। बिल्कुल सही बात है, पाई का वैल्यू इरेशनल है। इरेशनल का मतलब क्या होता है?
इरेशनल का मतलब होता है कि मैं एक फ्रैक्शन में नहीं लिख पाऊंगा, पर एक डेसिमल में मैं एक नंबर को अगर मैं पाई का पूरा वैल्यू लिखने जाऊं तो वो भी मैं बता सकता हूँ। पाई का बिलियन मतलब अरबों तक आपका डेसिमल प्लेस तक आपको वैल्यू पता है, पर पाई का जो वैल्यू है वो है 3.14159, ऐसा करके कुछ आता है सीरीज। ओके, और आपने पढ़ा है ये पाई का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना है 22/7, पर हमें ये नहीं पता कि 22/7 का वैल्यू कितना है। जरा कैलकुलेट करते हैं 22/7 का वैल्यू कितना है, मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। वो आता है 3.14, आप डिवाइड कर सकते हो इसको 2857, और यही चीज रिपीट करता जाता है 142857, यही चीज रिपीट करता है, बट इसका वैल्यू क्या आ रहा है 142857। सर ये तो रेशनल नंबर है। हाँ ये रैशनल है, ये इरेशनल है, बट इरेशनल नंबर में अगर आप पहले 4 डेसिमल प्लेस देखोगे तो वैल्यू कितना आ रहा है 3.1415, और यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है 3.1428। वेट राउंड ऑफ करोगे तो 29 आएगा, ये 28 आएगा, 28 इवन है तो 28 पे छोड़ सकते हो। अब मुझे आप एक बात समझो, अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस में बात करूं, 2 डेसिमल प्लेस में पाई का वैल्यू इन 2 डेसिमल प्लेस कितना आएगा, एंड 22/7 का भी वैल्यू इन 2 डेसिमल प्लेस कितना आएगा। 3.14 तो पाई का वैल्यू 3.14 22/7 कब तक है, 2 डेसिमल तक। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट। बहुत सिंपल सी बात है ना, आपको समझ में आ रहा है। ये आपको बताया नहीं होगा, बचपन में हम लोग हर जगह जहाँ पाई मिलता है 22/7 यूज कर लेते हैं। हम अभी भी यस सर। पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, पर कब करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। इट इज वैलिड टिल हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, सर 2 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल। पाई का वैल्यू हम 3.14 भी यूज करते हैं, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो भी अप्रॉक्स वैल्यू है 3.14। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है कुछ इरेशनल नंबर। अब बताओ मुझे इनमें से बड़ा कौन है, पाई बड़ा है या 22/7 बड़ा है, कंपेयर करो। 22/7। सर 22/7 सर। तो आपका करेक्ट 22/7 आंसर क्या होगा, नेगेटिव सर। नेगेटिव। सी अब आपको आंसर। ये जान के बहुत खुशी भी होगा और आपको एक समझ में भी आएगा, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं बट एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट, यही वैल्यू आईआईटी के अंदर आया हुआ है कि पाई माइनस 22/7 का वैल्यू कितना है, इसका यूज हुआ है। मतलब आईआईटी आपका एकदम फंडामेंटली जाता है कि पाई का वैल्यू का मतलब क्या है। पाई का इस इरेशनल नंबर है, ये 3.1415 है, 22/7 इसका एक अप्रॉक्स वैल्यू है। आईआईटी ये टेस्ट करना चाह रहा था आपका इस क्वेश्चन के थ्रू कि क्या बच्चों को पता है कि पाई का वैल्यू 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर पाई का वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 होता तो वो तो रैशनल नंबर होता, पर पाई क्या आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को तो हम p/q में लिख ही नहीं सकते। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको आईआईटी टेस्ट करता है। मैंने आपको बताया ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल बात है ये, बट ये बात जानना जरूरी है। और मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि आईआईटी का क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है, आईआईटी में क्या स्किल्स टेस्ट होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। आपको एकदम फंडामेंटली जब चीजें पता चलती है ना तो आप बहुत अच्छा इंजॉय भी करते हो। आप ये क्वेश्चन भी किसी से भी पूछ लो कि पाई इक्वल टू 22/7 है, या पाई ग्रेटर देन 22/7 है, या पाई लेस देन 22/7 है। मैं तो बहुत बच्चों के साथ काम करता हूँ और बहुत टीचर्स का ट्रेनिंग वगैरह कराता रहता हूँ। मैं तो ये हर जगह पूछता हूँ और 99% लोग गलत आंसर देते हैं। सब लोग ये लिखते हैं, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, पाई इज लेस देन 22/7। करेक्ट, आप ये खुद ट्राई करके देख लो, अपने फ्रेंड्स, अपने बड़े भाई, छोटे भाई, सबसे पूछो। पूछने से आप ज्यादा सीखोगे, आपको समझ में आएगा कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। अब हमारा क्या लर्निंग हुआ, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पाई इज डेफिनेटली एन इरेशनल नंबर, बट पाई का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 22/7। ये भी एक अप्रोक्स वैल्यू है, 3.14 भी एक अप्रोक्स वैल्यू है। तो अगर हमारे को कैलकुलेशन में कोई 7 का मल्टीपल है तो हम ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। मैं आपको एक और एक इंटरेस्टिंग बताता हूं वैल्यू, रूट ऑफ जी। जी पता है क्या होता है, जी पता है क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसका वैल्यू भी आप अप्रोक्सीमेटली पाई लिख सकते हो। फिजिक्स में बहुत काम आएगा बच्चों ये। अभी देखो मेरा काम तो मैथ्स पढ़ाना है और जहां पे भी मैथ्स है वहां पे हम घुस गए हैं। ये रूट जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई, ये बहुत काम आएगा आपको। आपको कोई भी सवाल जब आप सॉल्व करोगे फिजिक्स का, वहां पे आप ध्यान रखिएगा कि रूट जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई। रूट जी का वैल्यू लगभग एक्चुअली 3.13 होता है, अप्रोक्सीमेटली आप 3.14 ले सकते हो, अप्रोक्स, नॉट इक्वल एग्जैक्टली। ओके, तो समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? मजा आया? Yes, sir. हाँ सर, Yes, sir. यस सर, मजा आया। ठीक है, तो आपको ये एक बहुत सर। ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिला आज। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। सर पाई ये? को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? देखो पाई के बारे में ना, मतलब बहुत ही मतलब हमारे जो एंशियंट लिटरेचर है ना, उस जमाने से पाई के बारे में काम चल रहा है। रामानुजम ने पाई के को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया, और अभी हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे ना, मैं भी आपको पाई को बहुत अलग अलग फॉर्मूला में लेके आऊंगा। इस साल ही हम बहुत जगह पे लेके आएंगे पाई को अलग अलग फॉर्मूला में। तो पाई का जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही पुराना है, मतलब इज एज ओल्ड एज मतलब जब हमने लोगों को सोचने लगा मैथ्स के बारे में। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप कोई भी अपने घर पे जो अलग अलग सर्कुलर प्लेट होती है हमारे घर पे, या आप कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लो, कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लो और उसको सरकमफेरेंस को मेजर करो और उसके डायमीटर को मेजर करो, उनका जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली पाई आएगा। और सरप्राइजिंगली बात क्या है, आप संसार में कोई सा भी सर्कल ले लो, मतलब छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, और ज्यादा बड़ा सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल, कोई भी सर्कल ले लो और उसका डायमीटर का रेशियो निकालो, उसका वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई ही आएगा। ये लोगों को बहुत ही अमेजिंग लगा, बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। हम बहुत ही जल्द हम एक पाई के बारे में हम एक सेलिब्रेट भी करेंगे। आज आपका डेट क्या है? 13/7 है ना? हम 22/7 में पाई sir. डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, जब 22 ओ, जुलाई सर। होगा, सर उसमें करना क्या होगा सर? अरे हम बताएंगे आपको, हम पाई डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके सर। पर ये पाई डे नहीं है, ये अब क्या है? अप्रोक्स पाई डे, पाई डे, राइट? राइट, हाँ, ये पाई डे नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली राइट पाई सर, डे है। और हम ये राइट सर, अप्रोक्सीमेटली पाई डे सेलिब्रेट करेंगे, और उस दिन मैं आपको बहुत सारे रिसोर्सेस शेयर करूंगा, सिर्फ पाई के बारे में और ज्यादा ज्ञान दूंगा मैं आपको, और ज्यादा नॉलेज शेयर करेंगे। ठीक है, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और हमें ये करना चाहिए, ये बहुत बेहतरीन चीज है ना? हम करेंगे। आज तो हम 13 जुलाई में है, हमारे पास 9 दिन है, तो हम 9 दिन के बाद इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। बट अभी आपका हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसको एक बार जस्ट कंक्लूड करना चाहते हैं, बिकॉज टाइम खत्म हो गया और आपका मुझे टाइम पे ही क्लास कंप्लीट करना है ताकि आप अपना बाकी प्लान अकॉर्डिंगली कर सको। आज आपको डीपीपी मिलेगा, पर उस डीपीपी के बारे में हमने पढ़ाई शुरू नहीं किया, आप आज कर नहीं पाओगे, उसको छूना भी मत आज, हम उसको कल करेंगे डीपीपी को सॉल्व। कल की क्लास के बाद आप डीपीपी को अटेम्प्ट करना। आज आपको क्या मैं बताना चाहता हूँ, इसका कंक्लूड करते हैं कि हमारा कोई भी जब डेसिमल होता है, कोई भी हमारा जब एक डेसिमल नंबर होता है, ये आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार कंक्लूड करना चाहूंगा। या तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब समझते हो? 3.2 टर्मिनेट हो गया, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 32/10, 1.23, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 123/100। क्या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? राइट? अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे दो पैटर्न होते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, रिकॉर्डिंग बच्चों, हाँ, रिपीटिंग या रिकरिंग, वेरी गुड, या नॉन रिपीटिंग होगा। क्या आपको पता है मैं क्लास 10 की बातें कर रहा हूँ? या रिपीटिंग होगा? गाइस प्लीज म्यूट योर फोन, अगर आपके वहां से आवाज आ रहा है काइंडली म्यूट कर दीजिए 2 मिनट। या रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा? रिपीटिंग मतलब 1.131313, इसको हम कैसे लिखते हैं? 1.13 ऊपर 2 डॉट दे देते हैं, या हम इसको 1.13 ऊपर बार भी दे देते हैं, राइट? ये आपको पता है ना? यस सर आपको पता है इसके? Yes, तो sir. ये रिपीटिंग होगा। पर अगर नॉन रिपीटिंग हाँ, होगा, उस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, करेक्ट? जैसे पाई, Yes. इसका Yes, एग्जांपल sir. पाई है,
और इसका एग्जाम्पल 22/7, इसको लिख लो। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आर इरेशनल नंबर्स बिकॉज उसको आप रैशनल नंबर में आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो। पाई और एक नंबर के बारे में मैं लिखना चाहूंगा आज, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, स्मॉल ई, एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है और मैं चाहूंगा आप इसके बारे में पढ़ाई करो। 2.71 इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है, इसका अप्रोक्स वैल्यू होता है 2.71। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा नेट पे पढ़ना, ई के बारे में ये सब पढ़ना शुरू कर दो, है ना। अभी हमारे पास गूगल भी है हमारा पढ़ाई का, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है हमारा रैशनल नंबर, डेफिनेटली हम p/q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नॉन रिपीटिंग इरेशनल को हम नहीं कर सकते। आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो मैं कल की क्लास में आपको देखना चाहूंगा। आपको 1.13 को एक्सप्रेस करना इन फॉर्म ऑफ p/q, ये आप करके रखिएगा, हम कल यही से डिस्कस करेंगे। 1.13 बार को आपको रैशनल नंबर की तरह एक्सप्रेस करना है, इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल हम क्या पढ़ने सर कल हम 1 मिनट रुको, मैं बता देता हूँ। कल हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा और चीजों को ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, प्राइम, कॉम्पोजिट, स्क्वायर, क्यूब, ये सब के बारे में, और हम इंडाइसेस स्टार्ट कर देंगे कल हमारा प्रॉपर पहला क्लास शुरू हो जाएगा। अभी बोलो क्या डाउट है। सर ये जो पाई का वैल्यू तो रिपीटिंग है ना सर, 3.142857 142857 ये रिपीट हो रहा है ना? ये पाई का वैल्यू नहीं है, ये 22/7 का वैल्यू है, इसलिए मैंने कहा 22/7 इज रिपीटिंग। ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.1415, और ये कभी भी रिपीट होता ही नहीं है। लोगों ने मतलब 1 बिलियन डिजिट तक लोग लेके चले गए, फिर भी वो रिपीट नहीं किया। इट्स एन इरेशनल नंबर। √2 इसका वैल्यू होता है 1.41, आगे जाते ही जाता है, वो रुकता ही नहीं, रिपीट ही नहीं। डेसिमल में आपको वैल्यू मिलते जाएगा, आजकल सुपर कंप्यूटर्स हैं, हम और वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वी विल नेवर गेट अ पैटर्न जो रिपीट कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। प्लीज मार्क माय वर्ड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाई Yes, इज sir. नॉट 22/7। अगर पाई 22/7 होता तो पाई रैशनल होता, बिकॉज 22/7 इज p/q, राइट? Yes. Pi is not 22/7. Pi का approx value 22/7 है. That is the most important thing which I wanted to highlight in today's lecture. समझ में आया सबको? Yes. यस सर। यस सर। सर कल Yes, कौन सा sir. कब तक शुरू होगा? कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम इंडाइसेस पढ़ेंगे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। हम इंडाइसेस को रिवाइज करेंगे। पुराने कॉन्सेप्ट, देखो मैं पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ विद सम गुगली और सम मतलब चीजें जिसमें आप सोच सको साथ में, ठीक है। मजा आया आज आपको? कैसा लगा क्लास? समझ में आया? बहुत Yes, अच्छा sir. सर। यस सर। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा लगा सर, एकदम। मजा आया? कितने लोग बोर हो गए? No, sir. सर नहीं, हम तो बोर नहीं हुए सर। बोर नहीं हुए? ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर। सर अगर हाँ जी बोलिए। आप फिजिकल क्लास कौन से स्कूल में करेंगे? देखो मैं ओवरऑल आपका वाइस प्रेसिडेंट हूँ एकेडमिक्स एंड इनोवेशन का। तो मैं फिजिकल क्लासेस तो मैं मैं आपके बदरपुर और पथरकांडी में मैं रेगुलरली नहीं पढ़ाने आऊंगा, पर हम जो ये ऑनलाइन वाला मोड है ना, आज तो अभी हमने ऐसे कर रहे हैं, जब हमारा वहाँ पे स्टूडियो सेटअप हो जाएगा तो मैं आपका ऑनलाइन क्लासेस लूंगा, और मैं 3-4 महीने में एक बार आके आपसे मिलूंगा पर्सनली, और मैं आपको 1-on-1 गाइड करूंगा। तो वहाँ पे आपको जो पर्सनल स्कूल में जो क्लास लेंगे वो चांद सर लेंगे, वो भी आपका क्लास पैरेलल ट्रैक स्टार्ट करेंगे, आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। चांद सर ईद के जस्ट बाद आपके साथ रहेंगे, वो Sir, दोनों class- स्कूल में जाएंगे। सर आप रेगुलर क्लास करेंगे ऑनलाइन? हम रेगुलर करेंगे, रेगुलर हमारा ऑनलाइन चलता रहेगा। हम ऑनलाइन में आपको पूरा सपोर्ट देंगे, हम आपको ऑनलाइन में पूरा सपोर्ट देंगे, और हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, राइट। आपको कुछ Yes, टीचर्स sir. ऑनलाइन पढ़ाते जाएंगे, कुछ टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाते जाएंगे, और ये जो भी हो रहा है ना, कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, जैसे मैं भी आज जो पढ़ा रहा हूँ, हमारा एक पूरा टीम के थ्रू हम जा रहे हैं वो, राइट। और आपको कुछ भी डाउट Yes, होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको पता है किससे बात करना है, राइट। ठीक है, तो आप ठीक है, मुझसे बात सर। कर सकते हो, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। मुझे ये सारे बच्चे, मैंने आपको बताया ना, जैसे मुझे मालूम चला आईआईटी में बच्चे थोड़े कम है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई क्योंकि हम कम बच्चों के साथ, हमको 100% रिजल्ट चाहिए, हमको सबको, मुझे आपको, मेरा जो मैं हूँ IITian, मुझे सब IITian चाहिए 2 साल के अंदर, सबके सब। सर ठीक है सर, हम अपना बेस्ट देंगे सर। कल का लास्ट इंग्लिश क्लास अटेंड नहीं कर पाया। हाँ, अभी देखो, अभी इंग्लिश क्लास हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारा 3rd पीरियड है वो अभी नहीं होगा, ठीक है।
ठीक इस है, हफ्ते नहीं होगा क्योंकि हम ऑफलाइन वो चाहते हैं करना इंग्लिश का सपोर्ट, इसलिए अभी हम वो 2 क्लासेस ही ऑनलाइन रखेंगे। आपको थोड़ा सा हम लोगों के साथ वो बियर करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी हम जितने जल्दी हम अभी हम क्या बोले आपको, हम अभी एकदम पूरा वार मोड में है हम लोग। हम जल्दी से जल्दी आपको वहाँ पे लैब सेटअप, आपका इंस्ट्रूमेंट सेटअप, आपका वो स्मार्ट क्लास का सेटअप हम जल्दी से जल्दी रेडी कर रहे हैं। आपका जो ऐप है वो भी हम जल्दी से रेडी कर रहे हैं। वो होने के बाद हम और ज्यादा चीजें अभी अभी हम जैसे आपको क्लासेस स्टार्ट से आपको एक प्रिपरेशन आपका स्टार्ट करना चाहते हैं। आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, आप लोग खुश हो जाओगे जैसे से हम चीजों को और आगे करते जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। और हम लोग ठीक है सबको सर। बहुत एक्सपीरियंस है उस चीजों में। अपने क्लासेस में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मजा आ रहा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपको करना नहीं है ना, जी तो सर, आपको एक yes झलक सर। मिल ही गया होगा। तो वो सब होगा अभी धीरे धीरे। सर थोड़ा मुझे सा तो हमारे मैथ्स साथ में सबसे मजा आता है। मैं चलो आपको सब में मजा आएगा। और हमें मैथ्स सर तो मुझे बहुत भी पढ़ना मैथ्स है। में सबसे अच्छा मजा आता है। मजा आया मैथ्स में आपको? मेरा क्लास में मजा आया? हाँ, सर मजा एकदम आया सर। बिल्कुल सर, भरपूर। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम बात कुछ मजे के आवाज साथ नहीं आ रहा है। हाँ अभी हम मजे के साथ और पढ़ते जाएंगे। अभी इतना ही करते हैं क्योंकि हमने वादा किया था 1:10 को क्लास खत्म करेंगे। मैं इस क्लास को बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। सर मुझे आप बहुत कहाँ मजा से आया आप बिलोंग लोगों करते से हैं सर? मेरा Thank you. होम टाउन ढेकियाजुली है। मैंने IIT गुवाहाटी से मैंने बीटेक किया है। मैंने मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में मैं फेलो था। कैम्ब्रिज में मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। मैं लास्ट ईयर मुझे इनोवेटिव मैथ टीचर का अवार्ड भी मिला था। अब्दुल कलाम इनोवेटिव मैथ टीचर अवार्ड मुझे मिला था। पूरे इंडिया में एक टीचर को मिलता है, तो वो मुझे मिला था लास्ट ईयर। और ऐसी छोटी छोटी चीजें करता रहता हूँ मैं। मैं मैथ्स के शोज भी लेता हूँ, मैथ शोज, वो सब करूंगा मैं आपके साथ। मैथ्स एंड मैजिक सब करेंगे। अभी देखो अभी तो स्टार्ट किया है हमने। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। चलो बच्चा, ओके बच्चे लोग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ऐसे पार्टिसिपेट Thank you, करना। sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you. टाइम है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।